हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज देख रहे थे और इसका अगला खंड हमारा पार्ट 3 होगा। आपको पता भी होगा कि हम पहले के जो वीडियोज़ लेकर के आए तो उसमें हमने किस तरह से आपको क्वेश्चंस बताए हैं। तो आज जो है हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि 2013 में जो जीएस 3 में क्वेश्चंस आए हैं उसका अगला पार्ट देखेंगे, मतलब अगले क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए सीधा क्वेश्चंस जो है देखते हैं। तो यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि परंपरागत ऊर्जा की कठिनाइयों को कम करने के लिए भारत की भारत की हरित ऊर्जा पद्धति पर एक लेख लिखिए। इंग्लिश में देखो लिखा है, राइट अ नोट ऑन इंडियाज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। अब आपको पता होगा परंपरागत ऊर्जा क्या है। परंपरागत ऊर्जा वो है जो हमारा कोयले से, ये कह सकते हो, ईंधन से बनाई जाती है। उसकी जो कठिनाई है, आपको ये भी पता होगा कि जो धीरे-धीरे हमारे संसाधन कम हो रहे हैं। तो कोयला जैसा क्षेत्र हो गया या कोयला जैसा संसाधन हो गया या फिर जो है आपका पेट्रोल, डीज़ल हो गया या कच्चा तेल हो गया, ये धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। तो इनकी कठिनाइयाँ, ये कह सकते हो, ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं। तो 2013 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि जो कठिनाइयाँ हैं परंपरागत ऊर्जा की, क्योंकि हम कोयला हो गया या ईंधन हो गया या कच्चा तेल हो गया, बाहर से आयात करते हैं, ठीक है? तो उन कठिनाइयों में, या कह सकते हो, उन आयात को करने में हमें बहुत सारा वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है। तो कठिनाइयाँ तो हैं ही, एक तो वित्तीय बोझ है, साथ-साथ इन परंपरागत ऊर्जा से निकलने वाला बहुत सारा प्रदूषण है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये सब कठिनाइयाँ हो गई, तो इनको कम करने के लिए भारत सरकार ने 2013 के आसपास एक स्कीम लॉन्च की थी, हरित ऊर्जा पट्टे, ठीक है? तो हरित ऊर्जा पट्टी जो है, इसको स्थापित करने के लिए 2013 में भारत सरकार एक स्कीम लेकर के आई थी। अब हरित ऊर्जा पट्टी है क्या? इसमें सोलर एनर्जी या सोलर प्लेट लगाना और साथ में साथ आपका पवन चक्की स्थापित करना ही इसका मेन उद्देश्य था, हरित ऊर्जा पट्टी का, ठीक है? तो इसी के संदर्भ में आपको एक लेख लिखने के लिए बोला, 200 शब्दों में लिखना है इसको, ठीक? तो आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं तुमको समझाऊँ या बताऊँ कि इसमें और क्या लिखना है। तो 200 शब्दों में इसको आंसर लिखना था। ये 10 नंबर का या 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 2013 में पूछा गया था। सिंपल है, कुछ है नहीं, बस आपको पहले क्या लिखना है, जब भी प्रश्न लिखिए तो पहले प्रस्तावना में नॉर्मली जो है परंपरागत ऊर्जा के बारे में 10 लाइन 10 वर्ड या 20 शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है? मतलब 2-4 लाइन आपको लिखने हैं और फिर इसमें क्या करना है, आपको कठिनाइयाँ पहले बतानी है कि परंपरागत ऊर्जा की चुनौतियाँ या कठिनाइयाँ हैं क्या-क्या? फिर उसका सॉल्यूशन के रूप में आपको हरित ऊर्जा के कुछ अच्छे विशेष रूप से इनके फ़ायदे आपको बताने हैं, सोलर एनर्जी के, पवन चक्की के, ठीक? तो इस तरह से आपको 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन्स आप समझ गए होंगे, इसकी डिमांड समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या बोल रहा है? देश में आधारभूत संरचना के विकास में गैर सरकारी भागीदारी योजना। अब गैर सरकारी यहाँ मैंने रेड किया है, मैं अभी बताऊँगा ये क्यों किया है। इसको इंग्लिश में लिखा है पीपीपी मॉडल, ठीक है? ट्रिपल पी मॉडल है ना, का अंगीकरण आलोचना मुक्त नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि देश में आधारभूत संरचना के विकास में, आधारभूत संरचना क्या होती है? आपको पता होगा कि हमारे जो इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री, आपको पता होगा कोर इंडस्ट्री में 8 नहीं बल्कि अब 9 है, ठीक है? तो 9 जो इंडस्ट्रियाँ हैं उनमें जो वही जो है देश की अर्थव्यवस्था का आधारभूत, एक तरीके से कह सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है और संरचना है। और इन्हीं 8 या 9 कोर इंडस्ट्री के लिए आधारभूत संरचना ये लोग जो विकास करते हैं, मतलब ये जो लोग जो है प्रोडक्शन करते हैं, उसी से भारत का बहुत ज़्यादा विकास होता है। तो ये आधारभूत संरचना हो गई। अब इसके विकास में गैर सरकारी भागीदारी योजना मॉडल का अंगीकरण आलोचना मुक्त नहीं है, मतलब इनकी आलोचना ना हो ऐसा नहीं है। इस मॉडल के पक्ष-विपक्ष की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। अब कह रहा है? पीपीपी मॉडल आपको पता होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब यहाँ पब्लिक का मतलब होना चाहिए सार्वजनिक, यहाँ लिखा है गैर सरकारी, इसलिए मैंने इसको रेड किया था। यहाँ गैर सरकारी की जगह आप क्या लिख लोगे? इसको लिख लोगे सार्वजनिक भागीदारी योजना या सार्वजनिक, हाँ, मतलब नॉर्मली इसको पीपीपी मॉडल लिखते हैं। उस समय यूपीएससी हिंदी थोड़ी-सी, कह सकते हो, अस्पष्ट करता था। यहाँ देखो अगर इंग्लिश में लिखा है सीधा-सीधा पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो ये जो मॉडल अपनाया गया, जिसमें क्या किया गया था कि जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना में आपकी सड़क भी हो जाएँगे। ये तो 8 कोर तो है ही, इसके अलावा और भी कई सारे जो आधारभूत संरचना है जो हमारी अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, ठीक है? तो सड़क हो गया या फिर कह सकते हो रेलवे हो गया, या कह सकते हो आप एयरपोर्ट्स हो गए। तो इसमें आपने देखा होगा कि हाल के वर्षों में क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को इसमें आने के लिए मंजूरी दी जा रही है ताकि हमारा विकास तेज़ी से हो सके। तो जब ये प्राइवेट सेक्टर को यहाँ आया
मतलब आने दिया जा रहा है, तो इसकी आलोचना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पहले क्वेश्चंस बोल रहा है कि देश में आधारभूत संरचना के विकास में गैर सरकारी भागीदारी योजना मॉडल का अंगीकरण, जो उसको अपनाया गया है, उसकी आलोचना मुक्त नहीं है, मतलब उसकी आलोचना ना हो ऐसा नहीं है। इस मॉडल के पक्ष-विपक्ष की समालोचनात्मक विवेचना करना, मतलब जो ये मॉडल है पीपीपी मॉडल, इसका पक्ष और विपक्ष दोनों लिखना है और अपनी जो है कुछ जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो इसका मतलब होता है कि पहले तो आप पक्ष-विपक्ष लिखोगे, इसके अलावा अपनी तरफ से आगे क्या हो सकता है, ये आगे की राह क्या होगी, ये भी लिखना होता है। फिर इसके बाद आप निष्कर्ष लिखोगे। तो आई थिंक आप क्वेश्चन्स को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन्स की डिमांड क्या है। आपको मेनली जो है पीपीपी मॉडल पता होना चाहिए, ठीक है? इसी के संदर्भ में क्वेश्चन्स पूछा गया है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होगा, एक तो ये जो है 2 सब्जेक्ट से आपका जुड़ता है, हरित ऊर्जा पट्टी पूछा है, तो पर्यावरण से भी जुड़ जाएगा और इसके अलावा जो हम वित्तीय बोझ उठाते हैं परंपरागत ऊर्जा के लिए, तो कहीं न कहीं ये हमारी अर्थव्यवस्था से भी जुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग इकोनॉमी और एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी दोनों को जोड़ करके क्वेश्चंस देख सकते हैं और ये जो आपका क्वेश्चंस इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ठीक? अगला क्वेश्चन है 13वां कि भारतीय एकस्व अधिकार नियम। अब आपको एकस्व अधिकार नियम ना समझ में आ रहा होगा, तो आप इंग्लिश देखो। यूपीएससी ने हालाँकि इंग्लिश कोष्ठक में लिखा हुआ है कि पेटेंट लॉ 1970 की धारा 3D में वर्ष 2005 में बलात् का मतलब अचानक संशोधन कराने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए यह विवेचना कीजिए कि इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने नोराटिस, अब यहाँ देखो नोराटिस का मतलब नो आर्टिस है, ठीक है? अभी मैं बताऊँगा क्या है। तो नोराटिस की ग्लाइवेक के एकस्व अधिकार यानी पेटेंट जो आपका राइट होता है, आवेदन को किस प्रकार अस्वीकार किया। अब ये साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि जो पेटेंट लॉ होता है, जो पेटेंट जो है नियम है, उसमें क्या होता है कोई भी कंपनी अपने किसी आविष्कार के लिए जो नया आविष्कार उसने किया, उसके लिए पेटेंट करा सकती है। ठीक है? तो उसी के संदर्भ में क्या किया था 2013 में भारत सरकार ने मतलब 2005 में, माफ़ कीजिएगा 2005 में भारत सरकार ने क्या किया था कि जो इसमें कुछ संशोधन किया था। किसमें? धारा 3D में जो 1970 का अधिनियम है पेटेंट एक्ट 1970 की धारा 3D में 2005 में अचानक संशोधन कराने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करना है। यहाँ क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ये परिस्थितियाँ कौन-सी थी कि अचानक से इसे संशोधन करना पड़ा? ये आपको बताना है कुल मिला के, ठीक है? और ये भी विवेचना करना है कि इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने ये नोवार्टिस एक कंपनी का नाम है, इसका मेन नाम यहाँ लिखा है मैंने नोवार्टिस, ठीक है? और ये ग्लाइवेक एक कैंसर वाली दवा है। तो ग्लाइवेक जो है कैंसर को ठीक करने वाली दवा है। तो इस कंपनी ने क्या किया था कि इस ग्लाइवेक जो दवा बनाई थी, तो इसने जो पहले कैंसर की दवा बनाई थी, इसी में थोड़ा-सा बदलाव करके ग्लाइवेक बना दी और जो है भारत सरकार की जो अथॉरिटी है, उसमें एक जो रजिस्ट्रेशन दाखिल किया कि हमें जो है पेटेंट चाहिए। तो फिर उस समय सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया गया था कि आप थोड़ा-सा बदलाव करके किसी भी दवा को पेटेंट नहीं करा सकते हो। तो उसका जो है आवेदन रद्द कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसी के संदर्भ में क्वेश्चन्स पूछा गया है और उसी के बाद जो है भारत सरकार ने भी अपने जो पेटेंट लॉ है, उसका 3D जो है, जो धारा 3D है इसमें बदलाव किया था कि किस तरह का आप पेटेंट ले सकते हो। तो उसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा था। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी चीज़ें। ये कंपनी का नाम है, ठीक है? नोवार्टिस जो है कंपनी का नाम है और ये ग्लाइवेक एक दवा का नाम है। तो आप समझ जाओगे आसानी से और पेटेंट आपको पता होगा कि पेटेंट दवाओं को कराया जाता है। एक होती है जेनेरिक दवा, एक होती है पेटेंट दवा। पेटेंट दवा जो है ऐसी कंपनियाँ अपना पेटेंट कराती हैं जो महँगी बिकती हैं मार्केट में, ठीक है? और जेनेरिक दवा आपको पता है सस्ती मिलती है। तो भारतीय एकस्व अधिकार नियम, ये भारतीय पेटेंट लॉ एक्ट 1970 की धारा 3D में वर्ष 2005 में बलात् संशोधन यानी अचानक संशोधन कराने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए कि वो कौन-सी परिस्थितियाँ थीं जिसके कारण ये जो संशोधन किया गया, इसको स्पष्ट करते हुए ये विवेचना कीजिए, मतलब ये डिस्कस कीजिए कि इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने नोवार्टिस की ग्लाइवेक जो दवा है, उसके एकस्व अधिकार आवेदन को किस प्रकार अस्वीकार किया, यानी उसके जो पेटेंट राइट है, उसको किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार किया था, ये भी आपको बताना है। तो क्वेश्चंस की आप आई थिंक डिमांड समझ गए होंगे कि क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है। ये भी 200 शब्दों में लिखना था आपको, ठीक? तो इस तरह से आपको समझना चाहिए। अब थोड़ा-सा मैं इसका संदर्भ बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में देख रहा था तो मेन संदर्भ था क्या, मेन मामला था क्या? कोर्ट ने साफ किया कि नोवार्टिस अपनी पुरानी दवा में थोड़ा-सा बदलाव करके उसे नया आविष्कार बता रही थी। जो वो नोवार्टिस कंपनी थी, वो अपनी इस दवा के लिए ग्लाइवेक जो है दवा, इसमें क्या कर रही थी, थोड़ा-सा बदलाव करके उसको कह रही थी ये नया जो है रिसर्च है हमारा।
ये बता रहे थे, जिसे एवरग्रीनिंग कहते हैं। एवरग्रीनिंग अगर पूछ ले यूपीएससी की एवरग्रीनिंग से आप क्या समझते हैं? तो एवरग्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई पुरानी दवा है मान लीजिए, उसमें छोटा-सा बदलाव करके कह दें ये नई हमारा नया आविष्कार है। तो इसकी इसी को बोलते हैं एवरग्रीनिंग। अब ये दवा तक सीमित नहीं है, किसी भी अन्य प्रोडक्ट तक भी हो सकता है, ठीक? तो एवरग्रीनिंग जो है आपको पता होनी चाहिए। जिसे एवरग्रीनिंग कहते हैं, धारा 3D कहती है। अब जो धारा जो है 3D क्या कहती है कि किसी पुरानी दवा के नए रूप को तब तक पेटेंट नहीं मिल सकता जब तक कि वह चिकित्सीय रूप से पुरानी दवा से बहुत ज़्यादा असरदार साबित ना हो। मतलब उसका इफ़ेक्टिव जो है ज़्यादा एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए मतलब असरदार उसका असर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो कोर्ट ने पाया कि ग्लाइवेक में ऐसी कोई अतिरिक्त प्रभावशीलता नहीं है, इसलिए पेटेंट खारिज कर दिया गया। तो ये पूरा संदर्भ था, उसी समय जो है यूपीएससी ने पूछा भी था क्वेश्चंस, ठीक? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो जब भी आप न्यूज़ पढ़ो, तो इस तरह की आपको खबर अच्छे से पढ़नी चाहिए और उसका बेसिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको क्या पढ़ना चाहिए? एकस अधिकार नियम या पेटेंट लॉ अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है? अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां कि निश्चित मात्रा में औषध संयोगों एफडीसी से आप क्या समझते हैं? एफडीसी का मतलब हो गया फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन है क्या? इसका मतलब ये भी एक दवा से संबंधित प्रश्न पूछा है कि जब एक से अधिक दवा या 3 दवा या 4 दवा को मिलाकर के कोई एक नई दवा विकसित की जाती है। उसी को बोलते हैं फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो इसी को आपको परिभाषित करना है। कुल मिला के यूपीएससी आपसे जानना चाह रहा है कि आप एफडीसी जानते हैं कि नहीं जानते? फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन क्या है? तो 2 या 2 से अधिक दवाओं को मिलाकर के कोई नई दवा बना देना, यही क्या कहलाता है? फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन, ठीक है? इसके गुण और दोषों की विवेचना करना है। अब जब नई दवा बनती है तो इसके कुछ क्वालिटी भी होगी, कुछ नई चीज़ आएगी और कुछ इसके दोष भी होंगे। तो आपको दोनों जो है एग्ज़ाम्पल के साथ अच्छे से डिस्कस करना है। तो डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक? मतलब इसके गुण और दोष दोनों बताने हैं आपको। तो ये आपको एफडीसी पता होना चाहिए। मैंने आपको थोड़ा-सा जो है बता दिया कि एफडीसी होता क्या है। तो इसके अलावा और आपको पढ़ने के लिए इसको अच्छे से सर्च करके पढ़िए, ठीक है? ये सब न्यूज़ में आते हैं। अगर आप न्यूज़ फ़ॉलो कर रहे हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो और अक्सर अगर आप जो है न्यूज़ देखते होगे तो इस तरह के जो है कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस या कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ आते हैं जो यूपीएससी अक्सर आपसे पूछ लेता है। तो ऐसे न्यूज़ को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। इनको पढ़ा कीजिए, इनसे एक तरीके से एनालाइज़ कीजिए कि आप यूपीएससी अगले आगामी वर्षों में किस तरह से प्रश्न बना सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्रिकेट में खेल पंच निर्णय पुनरीक्षण प्रणाली। अब आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही होगी, तो इसका इंग्लिश में क्या लिखा है? एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अब आपको डीआरएस पता होगा, जो भी क्रिकेट देखता होगा, उसको डीआरएस सिस्टम पता होगा अच्छे से। उसी के संदर्भ में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, देखिए किस तरह से पूछा है और ये भी न्यूज़ में चर्चा में था, 2013 में, ठीक है? तो कोई भी चीज़ खास करके जो जीएस पेपर 3 है, वो कहीं न कहीं जो है आपका न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा यूपीएससी। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन कि क्रिकेट में खेल पंच निर्णय पुनरीक्षण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? यानी डीआरएस सिस्टम जो है, उससे आप क्या समझते हैं? आपको पता होगा कि जब जो है एम्पायर कोई डिसीजन देता है, तो उसके रिव्यू के लिए कोई भी जो है टीम दोबारा डीआरएस लेती है ना, तो डीआरएस वही है, ठीक? उसके विविध अवयवों की विवेचना कीजिए, मतलब इसके विविध अवयव जो है इसको बताना है आपको, ठीक? फिर बोला सिलिकॉन टेप में बल्ले का किनारा किस प्रकार भ्रम पैदा कर सकता है? अब सिलिकॉन टेप क्या है? सिलिकॉन टेप जो है एक तरीके से मतलब सिलिकॉन का बना हुआ एक टेप होता है। इसको बल्ले के किनारे में अक्सर खिलाड़ी लगा लेते थे पहले, सिलिकॉन टेप। तो इससे क्या होता था कि जैसे बॉल जो है इनसे टच होके जाती थी, तो वो जो है आपका उसके सिस्टम में या कह सकते हो मशीन में दिखाता ही नहीं था कि बॉल टच करके गई है। तो रिव्यू जब सिस्टम डीआरएस सिस्टम आया था, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में जो है होता था। खिलाड़ी जो है इसको सिलिकॉन टेप लगा लेते थे। आपको पता होगा सिलिकॉन जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब इससे ऊष्मा आसानी से निकल नहीं सकती। तो जो भी मशीन सिस्टम था वो ऊष्मा को ही या ऊर्जा को ही पकड़ता था। तो सिलिकॉन टेप लगा करके बल्लेबाज जो है अपने बल्ले में जो गेंद टच होती थी उससे बचा करते थे। तो ये एक तरीके का जो है खिलाड़ी लोग किया करते थे सिलिकॉन टेप लगा करके, ताकि जो रिव्यू सिस्टम में बॉल टच होती दिखे ही नहीं, ठीक है? तो सिलिकॉन टेप बल्ले का किनारा किस प्रकार भ्रम पैदा कर सकता है, समझाइए। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये क्रिकेट या स्पोर्ट का क्वेश्चन यहाँ क्यों पूछ रहा है? तो आपको तुरंत जो है सिलेबस देखना चाहिए साइंस एंड टेक का। तो सिलेबस जीएस 3 का जो है उसका पॉइंट नंबर 11 देखोगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इसमें लिखा है विकास एवं दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग और प्रभाव। तो विज्ञान का दैनिक जीवन में क्या-क्या प्रयोग है, क्या-क्या प्रभाव है? तो आम जीवन में किस तरह से ये जो है
अ, जुड़ा हुआ है विज्ञान हमारे, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित पूछा कि जो सिलिकॉन टेप है, भाई आप मैच देख रहे हो, डेली देखते हो या जब भी मैच आता है तब देखते हो, तो उस समय आपका माइंड यहाँ जाना चाहिए सिलिकॉन टेप में, ठीक है? तो उस समय चर्चा में था, तो आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया और आपको ये सिलेबस पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने साइंस एंड टेक में 3 टॉपिक्स दिए हैं, मतलब 3 पॉइंट दिए हैं, 11, 12 और 13 नंबर। तो जीएस 3 का आप जो है सिलेबस देखोगे तो 11वाँ नंबर, 12वाँ नंबर और 13वाँ नंबर आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है? तो दैनिक जीवन से संबंधित इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, क्वेश्चंस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा और डीआरएस सिस्टम भी पता होगा। अब इसमें भी 200 शब्द लिखना था, ठीक है? तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक कहाँ-कहाँ से पूछे हैं यूपीएससी ने। तो हरित ऊर्जा पट्टे ये आपको पता होना चाहिए, ये किससे संबंधित है? बुनियादी ढांचा और पर्यावरण दोनों से जुड़ जाता है। बुनियादी ढांचा आपका इकोनॉमी में आ जाएगा, अब बुनियादी ढांचा में एनर्जी भी तो है, ठीक है? तो ये भी आपका और पर्यावरण, ये पेपर 3 से जोड़ करके एक क्वेश्चंस बनाया। अगला क्वेश्चंस बनाया गैर सरकारी भागीदारी योजना, ये कह सकते हो पीपीपी मॉडल। यहाँ गैर सरकारी की जगह लिख लो अ, यहाँ लिख सकते हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक भागीदारी योजना कह सकते हो। इस मॉडल को आपको पता होना चाहिए। ये भारतीय अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ है और इसमें खास करके विजय केलकर समिति की जो सिफारिशें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। अब आज जो है सर्च करके देखो कि विजय केलकर समिति ने क्या-क्या सिफारिशें दी हैं। अगला है आपका भारतीय एकत्व अधिकार नियम, ये पेटेंट लॉ एक्ट 1970, ये भी विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ आपका टॉपिक है। इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर यूपीएससी इससे संबंधित क्वेश्चन बनाता है। अगला है निश्चित मात्रा औसत संयोग या एफडीसी फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन, ये भी आपका साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य या बायोटेक्नोलॉजी खंड से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है? अगला है खेल पंच निर्णय पुनरीक्षण प्रणाली या इसको कह सकते हो डीआरएस सिस्टम, ठीक? तो ये भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है और ये कहाँ से जुड़ेगा? एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो ये टॉपिक हमने आपको बता दिया कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक? तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये जो है सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। अब हम लोग अगले पार्ट में आएँगे, पार्ट 4 में। तब तक आप इसको जो है अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक? तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं पार्ट 3 तक, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।